गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू और चैप्टर 12 प्रकाश की प्रकृति। और अभी तक हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में यंग के एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा व्यतिकरण की व्याख्या की। उसने किस तरह से ये बताया कि जिन बिंदुओं पर समान कला में तरंगें आपस में मिलती है वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, दैट मीन्स चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। और जिन बिंदुओं पर विपरीत कला में तरंगें मिलती है वहां पर काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से व्यतिकरण की व्याख्या यंग ने अपने द्विस्लिट प्रयोग से की। अब जो यहां पर पर्दे के ऊपर जो चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त हुई है वो कितनी चौड़ाई की प्राप्त हुई, ये निकालने के लिए यंग ने अब फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त किया। तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि जैसे सपोज दैट ये एक फ्रेम, ये एक पैटर्न बना रहा हूं मैं यहां पे। देखिएगा, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये तो चमकीली फ्रिंजों को डिनोट कर रही हैं। चमकीली फ्रिंज मतलब क्या होता है? धब्बा। फ्रिंज का मतलब क्या होता है? धब्बा। तो ये तो चमकीले धब्बे हैं और ये बीच वालों को हम काला धब्बा मान लेते हैं। तो किन्हीं दो चमकीले अथवा किन्हीं दो काले, किन्हीं दो चमकीले, दो से मतलब क्रमागत, एक के बाद एक आना चाहिए। दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो वही फ्रिंज चौड़ाई हमें निकालनी है और इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं थोड़ा सा एक लाइन कि दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य का अंतराल क्या कहलाता है? फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। और इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य का अंतराल फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लिट S1, एक पर्दा हमने लिया जिसके अंदर S1 और S2 दो भाग हैं हमारे पास में। एक भाग तो है आपका S1, एक भाग है आपका S2। ये दोनों कौन से स्रोत हैं? कला संबद्ध स्रोत हैं, क्योंकि किसी स्रोत S से जनरेट हुए हैं। हमने उस प्रैक्टिकल में देखा था यंग के द्विस्लिट प्रयोग में कि ये S से जनरेट हुए हैं, इसलिए दोनों स्रोत कौन से स्रोत हैं? कला संबद्ध स्रोत हैं। इन स्रोतों S1 और S2 के जो बीच की दूरी है उस दूरी को हमने कंसीडर किया D। तो दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी मानी हमने? D। इनसे कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है जिसकी इन स्लिट्स से दूरी है कैपिटल D। कितनी दूरी हमने मानी इसकी? यहां से यहां तक की कैपिटल D। इस पर्दे के केंद्र O से, इस पर्दे के केंद्र O से रेखीय दूरी Y पर, कौन सी दूरी? रेखीय दूरी Y पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात करनी है कि इस बिंदु P पर बनने वाली फ्रिंज कैसी होगी, चमकीली होगी या काली होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यानी इसी बिंदु P पर हम पहले एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त करेंगे, फिर उसके अगले क्रम वाली फ्रिंज प्राप्त करेंगे चमकीली, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है, तो यहां फ्रिंज बने इसके लिए क्या जरूरी है कि दो किरणों का या दो तरंगों का इस बिंदु P पर अध्यारोपण हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं? S1 से P पर एक किरण भेजते हैं या तरंग भेजते हैं S1P, जिसकी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x, और S2P से एक तरंग भेजते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कहा? यहां पर हमने ये कहा कि ये जो y दूरी है
ये y दूरी कैसी दूरी है आपकी? रेखीय दूरी है। जो y दूरी है आपकी रेखीय दूरी है। तो यहां पर इस बिंदु o डैश से ये एंगल कोणीय दूरी, कोणीय विस्थापन कितना बनाती है? थीटा। ठीक है, तो अब इस चित्र को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या कहा यहां पर, एक बार मैं बता देता हूं आपको कि S1 और S2 दो स्लिट है जिनके मध्य की दूरी स्मॉल d है। इन स्लिटों से जो पर्दा है वो o डैश से d दूरी पर स्थित है। ठीक है, और पर्दे के मध्य बिंदु O से पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P की रेखीय दूरी y है और o डैश से इसका कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा। o डैश से कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा। अब यहां पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, कुछ कंसिडरेशन करते हैं। तो फर्स्ट कंसिडरेशन हम क्या करते हैं, समझिएगा इस डायग्राम में। कंसिडरेशन का मतलब मानते हैं, कल्पना करते हैं। तो पहली कल्पना हम क्या करते हैं कि जो एक कैपिटल D है, पर्दे की दूरी है, कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। ये जो कैपिटल D है ये इस स्लिटों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्दा है ये पर्दा इन स्लिटों से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। और जब यह पर्दा बहुत अधिक दूरी पर स्थित होगा तो उस कंडीशन में हम इस S1P, O'P और S2P इनको समानांतर मान सकते हैं। अगर ये पर्दा बहुत अधिक दूरी पर स्थित है तो उस कंडीशन में S1P, S2P और O'P तीनों क्या मानी जा सकती है? समानांतर मानी जा सकती है। अब सपोज दैट अगर ये तीनों समानांतर है तो देखिएगा क्या स्थिति होती है। तो ये आपकी S1P, ये आपकी O'P और ये आपकी S2P, तीनों समानांतर हैं। ठीक है, ये यहां से एंगल कितना बना रही है? थीटा। देखिए ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि तीनों समानांतर रेखाएं हैं तो एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है, ये जो आपका यहां पे एंगल बन रहा है इस जगह पे, ये एंगल कितना है इस जगह पे? आपका थीटा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा हुआ इस अप्रोक्सीमेशन के अनुसार तो ये कितना होगा? ये टोटल एंगल 90 है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सबसे पहली चीज हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि S1P से जो तरंग चल रही है वो S2P तरंग की तुलना में समान पथांतर पे है या अलग पथांतर पे, डिफरेंट पथांतर पे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले कि तरंगों का पथांतर ज्ञात करने हेतु हम S1 से S2P पर एक लंब डालते हैं। ये लंब हमने डाला S1A। क्या लंब डाला हमने? S1A। S1A हमने लंब डाला। तो अब ये जो दूरी आई, अब इस लंब ने क्या किया? इन दोनों रेखाओं को समद्विभाजित किया। तो इस कंडीशन में अब आपकी S1P और SAP दोनों बराबर हो गई। तो कितना डिफरेंस आया इसमें? अगर पथांतर निकालता हूं तो मैं x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स, तो x से x कट जाएगा। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? डेल्टा x। कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी? आपकी डेल्टा x। दैट मीन्स ये जो दूरी आई ये आपकी डेल्टा x कहलाएगी। ठीक है, अब वापस हम हमारे कंसिडरेशन पे आते हैं अगेन कि अगर d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d है तो उस कंडीशन में तीनों रेखाएं समानांतर होंगी। और अगर ये तीनों रेखाएं समानांतर हुई तो फिर उस कंडीशन में ये एंगल क्या होगा? आपका थीटा। इस हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपको पूरा 90 बन रहा है। तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये थीटा है और ये पूरा एंगल 90 बन रहा है तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। और ये लंब है तो ये एंगल कितना हुआ? 90। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना आ गया आपका? थीटा। ये कितना एंगल आ गया आपका? थीटा। ओके, समझ में आ गई बात? अगेन तीनों रेखाएं समानांतर मानी इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये अपने आप कौन सा हो गया? थीटा। ठीक है, तो ये यहां पर हमने फर्स्ट एजम्पशन किया और फर्स्ट एजम्पशन से हमने क्या ज्ञात कर लिया? यहां पर एंगल थीटा। और ये जो आपकी डिस्टेंस आई है जिसे हम पथांतर कहते हैं यहां पे, ये कितना आया है? डेल्टा x। क्लियर? अब दूसरा एजम्पशन करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन तो हो गया आपका, अब हम क्या करते हैं? दूसरा एजम्पशन करते हैं। तो दूसरा एजम्पशन करने से पहले हम यहां पर क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में आ रहा है
S1 S2 A, और ये एंगल आया है आपका थीटा। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल लिया जैसे हमने इस जगह पे S1 S2 A, ये ट्राइंगल हमने यहां पर लिया। अब ये ट्राइंगल हमने यहां पर लिया तो उस कंडीशन में साइन थीटा इक्वल्स टू S2A बाय S1 S2। तो S2A कितना है अपना, डेल्टा x बाय d। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब हम यहां सेकंड एजम्पशन करते हैं, सेकंड कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं कि ये जो रेखीय दूरी y है, ये रेखीय दूरी y इस कैपिटल D की तुलना में बहुत छोटी है, यानी y इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। और अगर y इस d की तुलना में बहुत छोटी है तो ये कोण भी क्या होगा, अल्प होगा। ये कोण बहुत छोटा होगा। क्यों होगा अल्प, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण के सामने का तो ये तो हो गया चाप, और ये ओ डैश हो गई आपकी त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या बड़ी है तो त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुई, कोण के, तो कोण छोटा हो गया। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या बड़ी है तो कोण क्या हो गया, अत्यल्प। कोण थीटा क्या हो गया, छोटा। तो अगर y इज वेरी वेरी लेस देन d है तब थीटा अत्यल्प होगा, और अगर थीटा अत्यल्प हुआ तो उस कंडीशन में साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल्स टू थीटा, और टेन थीटा भी अगर लिखना चाहें हम तो टेन थीटा भी अप्रॉक्स इक्वल्स क्या हो सकता है, थीटा के। तो इन दोनों को हमने आपस में बराबर कर दिया, तो यानी साइन थीटा अप्रॉक्सली इक्वल्स टू कितना हो गया, टेन थीटा के। ठीक है, अब साइन थीटा अप्रॉक्सली इक्वल्स टेन थीटा के हो गया, तो यहां पर इस इक्वेशन में हमने साइन थीटा के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। तो यहां हमने पुट कर दिया टेन थीटा अप्रॉक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डी। ठीक है, तो अब हम यहां ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। देखो अगेन यहां ट्राइंगल हमने कंसीडर किया ओ डैश पी। कौन सा ट्राइंगल लिया, ओ डैश पी। तो ओ डैश पी में हमने टेन थीटा कंसीडर किया। अब जब हम टेन थीटा कंसीडर करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो ओपी और आधार क्या हो गया आपका ओ डैश। अब अगर हम ओपी की बात करते हैं तो ओपी तो है आपका y और ओ डैश क्या है, कैपिटल D। ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी। ठीक है, सॉरी इक्वेशन सेकंड हम इसको दे देते हैं, और ये इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। ठीक है, तो 2 और 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से दोनों टेन थीटा के बराबर है। तो डेल्टा x अपॉन टी इक्वल्स टू y अपॉन कैपिटल D। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लें तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, डेल्टा x d बाय डी। ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई, दैट इज y इक्वल्स टू डेल्टा x d बाय डी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये y वैल्यू मतलब इस दूरी का मान आ गया। अब बिंदु P पर हमें कंसीडर करना है कि हम कौन सी फ्रिंज मानते हैं। अगर हम P बिंदु पर चमकीली फ्रिंज मानते हैं तो चमकीली फ्रिंज का मतलब है कि तीव्रता अधिकतम है, और तीव्रता अधिकतम होने का मतलब होता है कि वहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और अगर हम काली फ्रिंज मानते हैं तो इसका मतलब है तीव्रता न्यूनतम है, और इसका मतलब वहां पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर, यदि बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज बने तो कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कितना होता है, फाई इक्वल्स टू 2n पाई, ये हमने पढ़ा है कलांतर। अब पथांतर और कलांतर में क्या संबंध होता है, तो पथांतर डेल्टा x बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। ये फॉर्मूला होता है पथांतर और कलांतर का। तो यहां से हम डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। तो डेल्टा x इक्वल्स क्या हो गया यहां से n लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी एन लैम्डा। इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम समीकरण 4 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 4 से तो समीकरण 4 में यहां हम डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा रखेंगे तो वाई एन, ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं यहां चमकीली की, तो ये हो गई तुम्हारी एन लैम्डा डी बाय डी। ये आपकी चमकीली फ्रिंज आ गई पहली। एनवी चमकीली फ्रिंज कितनी आई एन लैम्डा डी बाई डी। अब हम क्रमागत फ्रिंजों की बात कर रहे हैं, तो अगर एक एन आई है तो दूसरी क्रमागत कौन सी आएगी एन प्लस वन। तो यहां हम लिखते हैं तो एन प्लस वन वी चमकीली फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन चमकीली इक्वल्स टू एन की जगह क्या रख देंगे एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी। भाई जो यहां एनवी फ्रिंज के लिए आया था, अब एन प्लस वन वी के लिए क्या हो जाएगा एन की जगह एन प्लस वन आ जाएगा, तो एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी। तो अब तुम्हारी दो क्रमागत फ्रिंज आ गई, फर्स्ट और सेकंड। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या कहती है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा, बीटा से डिनोट करते हैं चमकीली बराबर वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। ठीक है, अब वाई एन प्लस वन कितना है तुम्हारा एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो अब यहां से लैम्डा डी बाई डी कॉमन ले लो, तो लैम्डा डी बाई डी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, तो फाइनल क्या आ गया तुम्हारा अब लैम्डा डी बाय डी। तो ये क्या आ गया तुम्हारी बीटा चमकीली। तो इसका मतलब चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई जो हमारी आई वो आई आपकी बीटा चमकीली इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी। ठीक है, ये आपकी फ्रिंज चौड़ाई आ गई चमकीली फ्रिंजों के लिए। अब इसी तरह से हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर बिंदु P पर मान लीजिए काली फ्रिंज बन रही है, ये तो फ्रिंज चौड़ाई निकाल दी अपन ने चमकीली की। अब हम मानते हैं कि यदि बिंदु P पर काली फ्रिंज बने तो कालांतर क्या होता है, तो विनाशी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण अगर हुआ तो फाई बराबर क्या होता है 2n प्लस वन पाई। ठीक है, फाई इक्वल्स टू 2n प्लस वन पाई हो गया। तो पथांतर देखें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस वन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, देन 2n प्लस वन लैम्डा बाय 2, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब इस डेल्टा एक्स के मान को वापस हम कहां रखेंगे y में, तो यहां हम लिखते हैं y n भी फ्रिंज के लिए लिख रहे हैं हम, है ना, y n किस पे बात कर रहे हैं हम, काली पे, तो काली पे लिखते हैं हम 2n प्लस वन लैम्डा डी बाय 2d। ठीक है, ये nv काली फ्रिंज आ गई। अब क्रमागत की बात करेंगे तो n प्लस वन वी कौन सी लेंगे, काली फ्रिंज। तो n प्लस वन वी काली जैसे लोगे तुम, तो n प्लस वन वी काली लेते ही क्या होगा, देखो यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा n प्लस वन, तो रखो 2n प्लस वन लैम्डा डी बाय 2d। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है आपका 2n प्लस थ्री लैम्डा डी बाय 2d। तो ये तुम्हारी yn प्लस वन आ गया। तो अब जब बीटा काली निकालोगे तो क्रमागत फ्रिंजों का अंतर देखोगे, तो ये तो आ गया तुम्हारा 2n प्लस थ्री लैम्डा डी अपॉन 2d, और वो था 2n प्लस वन लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है, और लैम्डा डी अपॉन 2d को क्या ले लो, कॉमन, तो लैम्डा डी अपॉन 2d तुमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2n प्लस थ्री माइनस 2n माइनस वन, तो ये हो गया लैम्डा डी बाय 2d इंटू 2। ठीक है, तो बीटा काली इक्वल्स क्या आ गया तुम्हारा लैम्डा डी बाय डी।
तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करने से ये रिजल्ट सामने आता है कि बिंदु P पर जो चमकीली और काली फ्रिंजें बन रही हैं वो चमकीली और काली फ्रिंजें समान चौड़ाई की प्राप्त हो रही हैं, उनकी फ्रिंज चौड़ाई समान है। दूसरी चीज अगर हम गौर करें तो बीटा n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सभी फ्रिंजों के लिए जो फ्रिंज चौड़ाइयां होंगी वो समान होंगी, सभी फ्रिंजों की जो फ्रिंज चौड़ाइयां होंगी वो हमेशा क्या रहेगी, समान होगी। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम यहां पर इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाइयां समान हैं, साथ ही फ्रिंज चौड़ाइयां n पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, इसलिए ये आपस में भी समान होगी। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि कोणीय चौड़ाई कितनी है, दैट मींस इस थीटा की वैल्यू। कोणीय चौड़ाई का मतलब ये कितना भाग जो फ्रिंज फैली या जो धब्बा बना वो कितना बना। तो अगर हम कोणीय चौड़ाई की बात करते हैं तो जब हम कोणीय चौड़ाई की बात करते हैं, देखिएगा कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई किससे डिनोट करते हैं हम यहां, थीटा से। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया चाप y बटे त्रिज्या कितनी हो गई d, ठीक है, यही होगा। और डेल्टा थीटा अगर निकालते हैं यहां से तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय डी, चेंजेस तो y में आना है, तो डेल्टा y बाय डी। हमने कहा जो डेल्टा y है, हम कहते हैं यदि डेल्टा y दैट मीन इसमें जो परिवर्तन है वो अगर बीटा हो तो डेल्टा थीटा बराबर क्या हो गया तुम्हारा, बीटा बाय डी। और बीटा बाय डी हुआ तो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, अगर ध्यान हो आप लोगों को तो, कि बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो अगर ये बीटा बाई डी हो गया तो बीटा बाई डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आपके कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया यहां से, आपकी कोणीय चौड़ाई का। ठीक है, ये कोणीय चौड़ाई हमने यहां से निकाल ली। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस सूत्र से हम देखेंगे, यहां पे बहुत सीधे सिंपल से हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं इस जगह पे। हम कहते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला है वो है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो सबसे पहला पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इसका मतलब जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, क्योंकि प्रकाश लेंगे हम विभिन्न रंगों का, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी। जैसे लाल रंग और नीला रंग लेते हैं तो लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है ब्लू रंग से, ठीक है, तो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा बी, तो बीटा आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीटा बी। यानी जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान भी अधिक होगा। सेकंड हम लेते हैं बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी अगर स्लिटों के मध्य की दूरी बढ़ाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होता है, घटता जाता है। क्यों? क्योंकि फिर पथांतर में अंतर ज्यादा आएगा, और हमने पहले ही पढ़ा था व्यतिकरण की घटना में पथांतर में अंतर कम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है बीटा प्रोपोर्शनल डी। इसका मतलब फ्रिंज चौड़ाई की पर्दे से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी पर्दे की और स्लिटों के बीच की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी फ्रिंज चौड़ाई का मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, चौथा हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर वायु के स्थान पर कोई n अपवर्तनांक का माध्यम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, वायु के स्थान पर n अपवर्तनांक का हम माध्यम ले लेते हैं, तो माध्यम लेने पर तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। तो कैसे घटता है, जैसे सपोज लैम्डा डैश इक्वल्स टू जो मान होता है वो क्या आता है, लैम्डा बाय n, यानी 1/n टाइम्स कम हो जाता है कोई भी अपवर्तनांक का माध्यम लेने पर। तो बीटा इक्वल्स टू क्या जानते हो तुम, लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश डी बाई डी। लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है यहां पर 1/n लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा डैश इक्वल्स क्या हो गया तुम्हारा, बीटा बाई n। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, 1/n टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बेटा जो हम लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पे, तो इनको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिंज चौड़ाई और एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके, तो इसको समझिएगा। ओके, थैंक यू।